नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नितिन गडकरी किसकी तरफ कह रहे थे कि आए थे लोग एक तरह का उनके खिलाफ पेड़ अभियान चला रहे हैं। मोदी जी क्यों नहीं जारी कर पाए उन लोगों की सूची जो गडकरी के खिलाफ अभियान चला रहे थे? क्या उनके अपने करीबी कुछ लोग थे? केपी मलिक जी भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं, बहुत अच्छी बातचीत की है कि क्या क्या हो रहा है राजनीति में। चलते हैं उनके पास, पूरी बातचीत सुनते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। जी राजनीति धन्यवाद संजय जी। राजनीति नॉर्थ में गर्म हो रही है और आप साउथ में चले गए हैदराबाद की बिरयानी खाने के लिए। ये तो बड़ी खराब बात है। थोड़ी सी बिरयानी पहले हम लोगों के लिए भी लेकर आइएगा। तो मैंने आपको सॉरी डिस्टर्ब किया कि आप हैदराबाद में थे और मैंने कहा कि कुछ चर्चा कर लीजिए, माहौल ऐसा था। तो आज काफ़ी सारी चर्चा करनी है मुझे आपसे। बिहार की राजनीति पे करनी है, गडकरी के खेल पे करनी है। तो शुरुआत बिहार से करता हूँ कि बड़ी खबर थी कि फाइनल लिस्ट जारी की है। 69 लाख नाम काटने की, 69 लाख नाम काटने की खबर आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए नाम कटना जोड़ना अलग विषय है, लेकिन एक मुद्दा हो गया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के नाम से एक मुद्दा खड़ा कर दिया देश भर में। अब आप बस वोट चोर कहिए, पलट के कोई भी आदमी, रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, बता देगा कि कौन वोट चोर है। इस देश में नारे बड़ा महत्व रखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक पर्चा निकालते थे और कहते थे इसमें बोफोर्स के दलाली वालों का नाम है, उनके स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है, चाहे नंबर हो ना हो, लेकिन लोगों को ये यकीन हो जाता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कह रहे हैं पर्चा है तो इसमें बोफोर्स के दलालों के नाम है। मामला बाद में टैग टैग फंस निकला। गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी के लिए एक आपत्तिजनक बयान था, लेकिन गली गली में गूंज गया। 2014 में मोदी जी के पक्ष में गूंज गया, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, बच्चा बच्चा गाने लगा। वैसे ही माहौल इस समय वोट चोर का बन गया। वोट चोरी लोग अलग अलग आंदोलन से जोड़ते हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही है कि मुझे लग रहा है कि धामी जी की कहीं रुखसती ना हो जाए, विदाई ना हो जाए। पूरे उत्तराखंड में हो गया कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई सरकार है तो उत्तराखंड के लोगों को नजर आने लगी है। इस बीच में नारा लग गया कि नौकरियों का मामला था, नारा लग गया कि डिग्री चोर गद्दी चोर, यानी वोट चोरी से जोड़ दिया गया। बिहार में अगर वोट चोरी कराई भी गई है, 68-69 लाख नाम काटे भी गए हैं, आपको लगता है कि बिहार राजनीति का जनक रहा है, क्रांति का जनक रहा है? तो वहां रिएक्शन इतना बड़ा हो गया है इस बात को लेकर के उन्होंने वोट चोरी करी है। क्या लगता है कि बिहार इस बार एक नई क्रांति करने जा रहा है, नया अध्याय रखने जा रहा है? प्रशांत किशोर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी पोल खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की कहानियां बता रहे हैं और छोटी मोटी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बता रहे हैं, क्या लगता है आपको वोट चोरी का मुद्दा अब ये कितना भारी पड़ेगा बीजेपी के लिए? देखिए संजय जी, पहले तो आपको ये देखना होगा कि बिहार क्रांति की जमीन है, ये आप भी मानते हैं, और वो एक राजनीति की प्रयोगशाला भी है। और हमने जो पढ़ा है, देखा है, सुना है, और आज हम और आप साक्षात गवाह बन रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी का आंदोलन हो, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, और चाहे आज का राहुल गांधी का अगर सचमुच में आप आंदोलन कहेंगे, उसकी पृष्ठभूमि भी बिहार में ही तैयार हुई है। राहुल गांधी ने बड़ी यात्रा निकाली, राहुल गांधी बहुत अच्छा संसद में बोल रहे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन असली कहानी अगर राहुल गांधी की देखेंगे आप, तो वोट चोर वाली जो राजनीति चली है बिहार से, राहुल गांधी चमके तो उसी से है। और आज जनता का कितना भी विरोधी हो राहुल गांधी का, कहता है यार लग रहा है बोल तो सच रहा है लड़का, बात में दम तो है। तो ये जो परसेप्शन एक बना है 11 साल के बाद मोदी के खिलाफ, ये बहुत बड़ी सफलता राहुल की भी है और विपक्ष की भी है। अब आप जो बिहार में वोट काटने की बात कर रहे हैं, वोट काटना जोड़ना कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात नहीं है, लेकिन नई बात ये आ गई है कि वहां कुछ विशेषज्ञों से हमारी बात हुई और कुछ लोगों से बात हुई, उसमें 70-80 वोट तो ऐसे पकड़े गए हैं जिसमें जो व्यक्ति मर गए हैं और उन्होंने कहा हम जिंदा हैं, हम मर गए, हमारे वोट काट दीजिए। वो कह रहे हैं हम मर गए, हमारे वोट काट दीजिए, और व्यक्ति ही चिट्ठी लिख रहा है मरा हुआ। देखिए कितनी हास्यास्पद बात है। हजारों की तादाद ऐसी है जो कह रहे हैं कि भैया हमारा दूसरी जगह भी वोट है और हमारा यहां भी वोट है, अब आप हमारा वोट काट दीजिए। तो भैया जो आपने कुछ महीनों पहले वोट डाले थे लोकसभा में, तब क्या हुआ आपने? तो आप तो खुद ही बता रहे हैं कि हम अपराधी हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि हम विदेश में रहते हैं, हम भारत में नहीं रहते, लिहाजा हमारा वोट काट दीजिए। तो आप तो देशद्रोही हैं।
कि आपका वोट यहाँ पे भी है और आपने लोकसभा में वोट भी डाला है और आप विदेशी नागरिक हैं। तो क्या चुनाव आयोग क्या एक्शन ले रहा है इनके खिलाफ, या खाली वोट काट दे रहा है? इससे ये अंदाजा लगता है और ये नतीजा निकलता है कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है वोट काटने में। कुछ चंद लोग हैं जो एप्लीकेशन बना के धड़ाधड़ वोट कटवा रहे हैं और इसी इसी पैटर्न पे वोट बन भी रहे हैं नए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैटर्न है। इसमें चाहे आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन बिहार में जैसे हमारी आपकी बात हो रही है कि बिहार क्रांति वाला प्रदेश है, वहां नहीं ये चीजें चलेंगी। अब आप बात जो कर रहे हैं पीके की, पीके साहब को इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के करीबी रहे हैं। शुरू शुरू में ये भी हुआ कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर हम ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर बन चुके हैं। भाई पहले जो उनकी तोप का मुंह तेजस्वी, राहुल गांधी और कांग्रेस, आरजेडी, बाकी लोगों की तरफ था, अब वो तो तोप का मुंह घूम गया। और तोप का मुंह नीतीश कुमार भी सहन नहीं कर पाए, नीतीश कुमार में भी कुछ दम लगा नहीं, तो उन्होंने मोड़ दिया भाजपा की तरफ। वो तो भाजपा की जैसे छिलके उतारते हैं प्याज के, एक एक उतार रहे हो तो। और वो तो जो है मोदी से भी क्रांतिकारी निकल रहे हैं, सम्राट चौधरी। उनकी तो एक डिग्री नहीं, कई नाम है, कई डिग्री है, और वो तो बहुत बड़े क्रांतिकारी निकले। तो इस तरह के लोगों के कंधे पे बैठ के सत्ता में आना चाहती है भारतीय जनता पार्टी बिहार में, तो बिहार में तो कम से कम ऐसा नहीं होगा। और इसमें दो राय नहीं है कि जिस प्रकार की लड़ाई पीके ने पिछले 15 दिन में खड़ी की है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि वो सरकार बना लेंगे या क्या कर लेंगे। सरकार में तो जो आज भी पलड़ा भारी सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो तेजस्वी यादव का है। लेकिन ये है कि इससे कहीं ना कहीं जनाधार मुझे पीके का बढ़ता दिखाई दे रहा है। पीके बड़े लेवल पे वोट काटेंगे और वो ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, एक बात ये है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुश होकर कर रही थी कि हमारा जो वोट विरोध है, नीतीश कुमार का जो विरोध का वोट है, उसको साइड पे ले लेंगे पीके और हम अपने पुराने तामझाम से जीत जाएंगे, और वो सपना भाजपा का मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये सपना देखना छोड़ दे बिहार में कि बिहार में उनकी सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी बिहार में मुझे संजय जी दिखाई नहीं दे रही। जी। अच्छा अच्छा केपी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार का मुद्दा आप छोड़ दीजिए। एक कभी कभी किसी पार्टी का पूरे देश में एक धारणा होती है कि वो पार्टी कैसी है, कहाँ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब ये धारणा बन गई कि ये चुनाव हथकंडों से जीतते हैं। चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, एक एक करके लाइन में जहां इनकी हुकूमत होती है, अब तो लोगों को लग रहा है कि वहां जब वोटिंग लिस्ट बनती है वहां खेल कर देती है। दिल्ली में बड़ी सरकार ना हो, लेकिन दिल्ली मशीनरी उपराज्यपाल के अधीन में थी, तो वहां खेल हो गया। महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, वहां खेल हो गया। हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां खेल हो गया। लेकिन झारखंड में आपकी सरकार नहीं थी, तो वोटर लिस्ट पे खेल नहीं हो पाए, सोरेन वापस हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो लोगों की पार्टी के प्रति धारणा पूरे देश में बन गई कि ये सारे चुनाव बेईमानी से जीते गए, अनैतिक तरीके से जीते गए, और मोदी जी का जो भ्रम था कि मैं एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, ये भ्रम टूटा। लोगों में ये पूरी तरह से विश्वास हो गया कि ये पार्टी छल फरेब धोखा इससे बनती है, इससे चलती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कभी कभी छोटी सी बात बड़ी क्रांति का जनक बन जाती है। जेपी के आंदोलन केवल एक मैस के खाने पे विवाद से शुरू हुआ और पूरा देश जेपी के आंदोलन में खड़ा हो गया। सिंहासन खाली करो की जनता आती है। क्या था 2G 4G और कोयला स्कैम, कोई साबित नहीं हो पाया। लेकिन अन्ना के आंदोलन ने पूरे देश में नए नए नौजवान निकलते थे मोटरसाइकिल पे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, और पूरे देश में जनमानस खड़ा हो गया कि ये सरकार भ्रष्ट है, कांग्रेसी हुकूमत चली गई, बाद में भले कुछ साबित न हुआ। तो आपको लगता है कि ये जो वोट चोरी का मामला है, अगर ये आम जनता इसी तरह लेवल पे चलता चला गया, तो जनता, चूंकि गांधी का देश है, यहाँ हिंसक आंदोलन नहीं होगा, मैं मानता हूं, नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह या किसी और देश की तरह, लेकिन शांतिपूर्वक एक आंदोलन तो खड़ा हो ही सकता है, और वो आंदोलन हिंसक आंदोलन से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है।
महात्मा गांधी ने अहिंसा का परिचय देते हुए अंग्रेजों को देश से निकलवा दिया था। आपको लगता है कि जो हालात बन रहे हैं, एक के बाद एक हालात बन रहे हैं, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, वहां जाके क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। फिर नाटक कराते हैं कि भाई हम फोटो नहीं खिंचाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, जबकि वीडियो जारी होता है कि एक दिन पहले हाथ भी मिल रहे हैं और गले भी मिल रहे हैं। ये जो नाटक है, क्या आपको लगता है कि जनमानस सब समझ चुका है और मोदी जी की अब दाल अब बहुत ज्यादा गलने वाली नहीं है? क्या लगता है, आपका धारणा क्या है? नहीं संजय जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं और मैंने तो लिखा भी है, कहा भी है कि मोदी जी का जो मामला है वो अब रिवर्स गियर में आ गया है। और आप जो अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, ये 2024 से पहले की बातें हैं। 2024 से पहले तो नड्डा जी ने कह दिया ना, अब हमें संघ की भी जरूरत नहीं है। और अब तो उनको संघ की इतनी तगड़ी जरूरत पड़ी हुई है कि कसीदे कर रहे हैं। भाई कसीदे कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी अपने मन की बात में भी आरएसएस की बात कर रहे हैं, और मोहन भागवत जी के जन्मदिन पे भी अंग्रेजी हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं, अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहे हैं, समझिए। तो ये जताता है कि मोदी जी किस दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं। बात यह है कि जनता में एक परसेप्शन बन चुका है कि इनके जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, सब फर्जी है। आप जीएसटी की बात करिए ना, आप वोट चोरी की बात करिए ना, हर चीज में ये पीछे चले गए हैं। और ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं जिस पे ये गिर चुके हैं। विदेश नीति इनकी जिस तरह से ध्वस्त हुई है, संजय जी मैं आज हैदराबाद में हूं और आज आपको चांदी का रेट पता है क्या है? गोल्ड का रेट पता है आपको? चांदी ब्लैक में 155 1,55,000 रुपए किलो मिल नहीं रही है हैदराबाद में। मेरे मित्र भी एक बता रहे थे कि 1,55,000 में मिल नहीं रही है, 12 दिन का वो वेटिंग टाइम है, और लोग चांदी खरीद रहे हैं। और अब ध्वस्त हो गया है मामला सारा, कि क्योंकि कई सारे काम ऐसे होते हैं जो अमेरिका से संबंधित हैं, और उन्होंने किसी पर 100%, किसी पर 50% जो है टैरिफ लगा दिया है। तो त्राहिमाम है। तो ये तो आपकी विदेश नीति है। दूसरी आपकी राजनीति देख लीजिए कितनी अच्छी आपने चमकाई है, कि आज आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिना किसी कुर्सी के। भाई उनका तो अभी आधार ही नहीं है, कहीं जरा आधार ही नहीं है, उसके बावजूद वो तने हुए बैठे हैं। इनकी मजबूरी है उनको बनाए रखना। आप याद करिए कि वसुंधरा जी के, जहां वसुंधरा जी के सामने पर्ची निकाली गई थी, अब वसुंधरा के सामने कैसे हाथ जोड़ के महामानव प्रणाम कर रहे हैं, और वो प्रणाम का जवाब भी नहीं दे रही है। और उसी के बराबर में डिप्टी मुख्यमंत्री वहां की दिव्या कुमारी है, वो 5 बार प्रणाम कर रही है मोदी जी को, उधर वो देख नहीं रहे हैं। तो ये परिस्थिति कहां से आई है? तो ये परिस्थिति आप बाहर मत देखिए, इसको अंदर देखिए। अब आवाजें अंदर से उठने लगी हैं। और मैंने पहले ही कहा आपको, कल भी आपके प्रोग्राम पे कहा था कि आप जो ये गलतियां कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों को, आप उत्तराखंड को इग्नोर अगर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी क्रांति उत्तराखंड से और लद्दाख से निकलेगी। लद्दाख की तो रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। आप अगर कह रहे हैं कि लद्दाख में सब ठीक ठाक है, तो 6 दिन से कर्फ्यू क्यों लगा रखा आपने वहां? आपने नेट क्यों बंद कर रखा वहां अगर सब कुछ ठीक ठाक है? वहां तो है ही नहीं, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, लोग बहुत कम है, शांति है, और शांत लोग हैं, शांत स्वभाव के लोग हैं। वहां तो हिंसा कभी हमने सुनी नहीं है, बौद्ध धर्म से मानने वाले लोग हैं। लेकिन कर्फ्यू क्यों कर्फ्यू लगा रखा आपने? ये सोचनीय बात है। दूसरी चीज जो आप उत्तराखंड की बात करते हैं, जितना नुकसान उत्तराखंड में पिछले 10 साल में हुआ है, और जो त्राहिमाम उत्तराखंड में चल रहा है, वो सिर्फ उत्तराखंड का निवासी और उत्तराखंड का वासी ही जानता है। धरातल पे इतना परेशान वहां का नागरिक है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उसको भी अब समझ में आ गया है कि ये सारे इनके जुमलेबाजी है और लूट चल रही है। हारे हुए विधायक को आपने मुख्यमंत्री बना रखा है। आप उस व्यक्ति की काबिलियत देखिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो विधायक का चुनाव हार गया, तो उसकी लोकप्रियता देखिए आप उत्तराखंड में कितनी जबरदस्त होगी। हाल ही में 10 दिन से एक पत्रकार गायब था, जो आपके घोटाले घपलों की पोल खोल रहा था, वो गायब हो गया और बाद में उसकी डेड बॉडी मिली। तो ये भी तो उत्तराखंड में हो रहा है ना। तो ये बातें कैसे चलेंगी? वहां युवा और छात्र सड़कों पे पिछले 10 दिन से हैं, और सरकार उनको घर भेजने के सारे तरीके अपना रही है, लेकिन वो हट नहीं रहे हैं। उन युवाओं में जोश कहां से आ रहा है? तो ये जो इग्नोर करने की इनकी रणनीति है, जैसे ये 11 महीने 13 महीने किसान आंदोलन को इग्नोर करते रहे और किसान हटे नहीं, तो किसानों के सामने अल्टीमेटली इनको झुकना पड़ा।
तो इसी तरह से युवा अब अग्रेसिव होके आ गए हैं। देखिए, ये बात आपकी सच है कि हमारे यहाँ कोई तात्कालिक उस तरह से तो होगा नहीं कि नेपाल या बांग्लादेश की तरह हो जाए, हमारे यहाँ ऐसे होता नहीं। पहली बात तो हमारे यहाँ होगा नहीं, और हमारे यहाँ होगा तो अच्छी तरह होगा, और हमारे यहाँ लंबा होगा। और तोड़-फोड़ हमारे यहाँ इसलिए कम संभावना रहती है कि हम विश्वास कम करते हैं तोड़-फोड़ में, हम झाड़-फूँक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि झाड़-झूड़ के इनको निपटाया जाए। और निपटाए गए हैं लोग पहले, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जैसे लोग, राजीव गांधी जैसे लोग निपट गए। आज भी अगर आप मेरे से कहेंगे कि 3 नेताओं के नाम बताओ, तो उसमें नंबर 1 पे मैं राजीव गांधी का नाम लूँगा। जिस माध्यम से हम और आज जुड़े हुए हैं, राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी की देन है कंप्यूटर, मोबाइल और ये तमाम टेक्नोलॉजी जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं। उसके बाद कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। एक सेकंड में आपको थोड़ा-सा माफ़ी चाहते हुए टोकूँगा। राजीव गांधी के दौर में एक शख्स था जिसकी वजह से संचार क्रांति, उसका नाम था सैम पित्रोदा। मेरे लिए वो आदमी आइडियल रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ किसी व्यक्ति के रूप में दुनिया में किसी का सबसे ज़्यादा सम्मान करता हूँ, उसमें काम सैम पित्रोदा का था। मुझे याद है केपी मलिक साहब, स्टेशन के बाहर लाइन लगती थी रिजर्वेशन के लिए, लंबी-लंबी लाइनें। उस व्यक्ति ने कहा कि अब कुछ दिनों बाद वो क्रांति आने वाली है कि तुम्हारे हाथ में एक इतना बड़ा मोबाइल टाइप की चीज़ होगी और उसी से रिजर्वेशन हो जाएगा। लोगों ने मजाक उड़ाई थी कि ऐसा भी होता है क्या, कोई फ़ोन पे कैसे रिजर्वेशन हो जाएगा? इस देश में जिस व्यक्ति को संचार क्रांति का जनक कहा जाता है, उसकी भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ाती है। राहुल के अंकल कहती है। उसने कह दिया मुझे पाकिस्तान भी घर जैसा लगता है, बांग्लादेश भी लगता है घर जैसा लगता है। क्या बुरा बात है? पाकिस्तान दुश्मन है तो फिर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हैप्पी बर्थडे कहने क्यों चले गए थे? वो हवाई जहाज उतार के अम्मी जी को बिरयानी खिलाने क्यों चले गए थे? किसी की माँ के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करता, हर एक की माँ सम्मानजनक होती है, लेकिन आप दुश्मन देश के में उतर अपना जहाज उतारवा सकते हैं और भक्त कहती हैं तो कूटनीति है, बहुत बढ़िया कूटनीति है। आपने कहा कि हमें शहीद हेमराज का सिर चाहिए, उस हेमराज का सिर काट के ले गया था पाकिस्तान। इस 2014 के चुनाव में मंच पर भाषण होते थे, बताओ भाइयों बहनों शहीद हेमराज का सिर वापस चाहिए नहीं चाहिए, और पब्लिक उन्माद में कहती थी चाहिए। और जब सत्ता मिल गई 2014 में, तो शहीद हेमराज की मां ने आंखों में आंसू भर के सोचा होगा कि अब शपथ लेते ही पाकिस्तान से मेरे बेटे का सिर काटने वालों को दंड मिलेगा, उनका भी सिर काटा जाएगा। लेकिन जिसने सिर काटा था उस नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण में बुला लिया और बता दिया कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। और उस सैम पित्रोदा को कह रहे हैं कि उसने कह दिया पाकिस्तान घर जैसा लगता है, बांग्लादेश घर जैसा लगता है। मैं राजीव गांधी का आपने जिक्र किया तो मुझे सैम पित्रोदा की बात आई। कितनी छोटी सोच, और इतनी छोटी सोच लेके कहाँ चले जाएंगे ये लोग? इसी को संजय जी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो आप पाकिस्तान की और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, ये तो अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था हिंदुस्तान के टुकड़े करने का। और सैम पित्रोदा जैसे लोग हो या ऐसे लोगों की कमी नहीं है। आज भी अगर हम जाएंगे पाकिस्तान में और हमारे में फर्क इसलिए नजर नहीं आता कि हमारी और वहाँ की संस्कृति एक है, रहन सहन का तरीका एक है। क्योंकि हमारे यहाँ से तो अगर हम पंजाब की, हरियाणा की और वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, तो कल्चर लाहौर तक ऐसा ही है। उससे आगे तक अगर आप देखेंगे वही कल्चर है, उसी तरह खेती होती है, उसी तरह रहन-सहन है। हमारे यहाँ के जो लोग हमें बताते हैं हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो ये कहते थे कि शिक्षा का केंद्र बनारस और इलाहाबाद हमें दूर लगता था, तो इसलिए हम पढ़ने के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना करने के लिए बहुत सारे लोग लाहौर गए थे और लाहौर में डीएवी का सबसे बड़ा केंद्र बना था। मेरे ससुराल के, मेरी वाइफ के दादाजी लाहौर गए थे रोहतक से, और उन्होंने 12 डीएवी की संस्थाएं लाहौर में बनाई थी। और 47 में वो वापस आए और डीएवी के बड़े वो पदाधिकारी रहे लास्ट तक, जब तक उनकी डेथ हुई 2001 के और 2000 के लगभग। एक तो ये बात है। सैम पित्रोदा की जो बात कर रहे हैं, सैम पित्रोदा को राजीव गांधी ही लेके आए थे। और आपने जो स्टेशन की बात करी है, मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। अमेठी के किसी क्षेत्र में जब चुनावी प्रचार में राजीव गांधी थे, वो सैम पित्रोदा को साथ ले गए थे और उन्होंने ये कहा, और एक किसी पीपल के या बड़ के पेड़ के नीचे गांव के लोग इकट्ठे हुए। गांव के लोग कितने सीधे सच्चे संपन्न होते, सीधे होते, आपको भी पता है। तो वहां सब जमावड़ा लग गया और राजीव गांधी बैठे, और किसी के घर में जो दहेज में कुर्सी आती है, वो कुर्सी और मेज ला के रख दी और वो सब लोग वहां बैठ गए।
और बाद में राजीव गांधी ने समझाने की कोशिश करी कि ये मैं वैज्ञानिक लाया हूं पकड़ के, हमारे देश के हैं, और मैंने इनको कहा भाई आइए हमारे देश में हम कुछ करें, जैसे मैं आया हूं मैं इनको लाया हूं और ये देश में हमारे क्रांति करेंगे और ये ऐसी चीज बनाएंगे हमारे लिए कि हम यहाँ बैठ के अमेरिका में बात कर सकते हैं, ऐसी चीज ये बनाएंगे। तो कहने लोग कैसे बात करेंगे, टेलीफोन, कई लोगों को टेलीफोन ही नहीं पता था, लैंडलाइन। तो उन्होंने कहा किसी के पास सिगरेट बॉक्स है, तो वो आपस में बात करने के, राजीव गांधी सिगरेट पीते हैं क्या? तो फिर किसी ने वो शेर छाप की जो पीली डब्बी आती थी वो किसी ने दी निकाल के, भाई ये सिगरेट की डब्बी तो छोटी है, इससे थोड़े बड़े साइज का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, एक ऐसी वस्तु होगी जिसके कान पे लगा के आप कहीं भी बात कर सकते हैं। ये उदाहरण दिया था हमें, तब मैं ट्रेनी था, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना संजय जी। और तो आप वह उस केपी राजीव साहब, गांधी की बात यहाँ हो रही है। केपी तो साहब मैं आप इसलिए नहीं, मैं आप इसलिए राजीव गांधी का जिक्र करके खत्म कर रहा हूं कि उस राजीव गांधी को चुनाव हराने के लिए वीपी सिंह ने वो बोफोर्स की लिस्ट बनाई थी, और बोफोर्स की लिस्ट का अंत में क्या हुआ? अगर राजीव गांधी जैसे लोग हार सकते हैं तो आज वाले क्रांतिकारी तो कहीं टिक ही नहीं रहे हैं, वो तो हवा में ही है। तो इसलिए उनको हटाना तो बड़ा आसान है, और अभी इस तरह की लिस्ट निकलनी शुरू हो गई है, और ये उस हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने कह दिया कि भारत की और पाकिस्तान की संस्कृति एक है, तो उनको बोल दो कि वो पाकिस्तान के गुणगान कर रहे हैं और एक मौका मिल गया। इनका तो वही चल रहा है आईटी सेल का। अब आईटी सेल, पाईटी सेल, मालवीय पालवीय सब खत्म हो चुके हैं, अब इनका कुछ ढिल्ला नहीं उठ रहा है। अब ये जो वोट चोर वाला राहुल गांधी ने फॉर्मूला दिया है, ये सुपर हिट फॉर्मूला चल रहा है, और इस फॉर्मूले में चार चांद लगाने का काम युवाओं ने शुरू कर दिया है। और रही सही कसर, मुरली मनोहर जोशी और गडकरी जैसे लोगों ने शुरू कर दी है। अभी मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ, गडकरी वाले पे। लेकिन आप जिस गांव की अमेठी की बात कर रहे हैं, आपने तो अपनी आंखों से सीन देखा था। मैं और प्रियंका अभी गए थे अमेठी का चुनाव कवर करने लोकसभा में। मैं उस गांव में भी गया। उस गांव में जिस आप जगह की बात कर रहे हैं, वहां पे एक उन्होंने झोपड़ी टाइप की बना रखी है, कुर्सी डाल रखी है, और वो उन्होंने कहा कि इस कुर्सी पे राजीव गांधी खुद गाड़ी चलाते हुए आए थे, और जी पीछे एक जी शख्स बैठे हुए थे। तो वो पता चला कि हमें वो सैम पित्रोदा, बाद में पता चला इतना बड़ा आदमी था। तो सैम पित्रोदा गांव गांव में घूमे थे, बताया था। तो मुझे उस गांव में मैं गया था, मैं और प्रियंका दोनों। जी जी खैर, अब जी बात करते हैं गडकरी जी की। गडकरी का दर्द फिर निकल के आया है। गडकरी ने कहा है कि आयातित लोग, समझ गए होंगे आप, ढेर हैं अब तो जी। बीजेपी में, ओरिजिनल बचे गए हैं, सब आयातित ही हैं अधिकतर बड़े लोग। कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, कोई डिप्टी सीएम बना बैठा है। उन लोगों ने मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया, यानी गडकरी के खिलाफ कैंपेन चली कि गडकरी पार्टी का अध्यक्ष ना बने, गडकरी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कहीं ना कहीं सोचे ना अपने आप को। गडकरी के लिए एक कैंपेन चलाया, ऐसा गडकरी का कहना है। और गडकरी का कैंपेन चलाया है, एक मोदी सरकार का मिनिस्टर आरोप लगा रहा है। ये आईबी है, ये इंटेलिजेंस है, ये अभी तक पता नहीं चल पाई कि आखिर वो कौन शख्स था जो गडकरी के खिलाफ कैंपेन चला रहा था। क्या वही लोग थे जो बोट बैठ के एक जगह से बोट कटवा रहे थे? क्या वही आईटी के लोग गडकरी के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे? मतलब मालिक सबका एक ही है। गडकरी के बयान का मतलब क्या है? देखिए संजय जी, गडकरी के बयान का मतलब क्या है और गडकरी के पीछे लगे हुए क्यों हैं, ये सोचने वाली बात है। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि देखिए, हाथ झाड़ लिए वसुंधरा राजे ने, शिवराज चौहान ने माफी मांग ली है कि भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो तो सरेंडर और नतमस्तक बहुत पहले हो चुके हैं आपके यूपी वाले भैया। तो अब बचे आरएसएस के सामने, जो एक घोड़ा बचा हुआ है जिसकी लगाम टाइट है वो गडकरी है। तो आरएसएस ने घोड़ा आगे कर दिया। अब वो घोड़ा आगे तो कर दिया है, लेकिन आरएसएस भी बीच बीच में गुच्चक मार जाती है, पीछे हट जाती है, और घोड़े को कई बार अकेला छोड़ देती है। तो घोड़े की सुताई शुरू हो जाती है। तो जब घोड़े की सुताई शुरू होती है और घोड़ा दो पैर पे दो कदम पीछे लेता, पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मैदान साफ है, आरएसएस चली गई है छोड़ के इनको। तो गडकरी के साथ ये कई बार हो चुका है। गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बीच बीच में जब जब इनका नाम चलता है कुछ प्रमोशन का, तो पूर्ति घोटाले का भूत निकल आता है। कभी वो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो दिल्ली के द्वारका की रोड बन जाती है 250 करोड़ की। फिर अब क्या हुआ कि अब जैसे ही इनकी चर्चा चली कि भाई इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या इनको गुजरात लोबी को रिप्लेस करके इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो वो एथनॉल का भूत निकल के आ गया है।
एथनॉल का जो ये भूत निकल के आया, ये गडकरी की जेब में था क्या? खाली गडकरी के लड़कों के पास ही है क्या ये? दूसरी कंपनियां नहीं कर रही हैं क्या? पेट्रोल मिनिस्टर का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्या? बिना मोदी जी की सहमति के इथेनॉल मिलाया जा रहा है क्या पेट्रोल में? तो ये सब तमाम सवाल जो है चले गए हैं और गोदी मीडिया जो है दे धनाधन एथेनॉल चला रहा है। तो ये एथेनॉल का मामला चला कौन रहा है, आ कहां से रहा है, ये पता सबको है। ये गडकरी जी को भी पता है, ये गोदी मीडिया को भी पता है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन बोले कौन? अब मुरली मनोहर जोशी जी ने तो बोल दिया, मुरली मनोहर जोशी ने तो घंटी बांध दी। अब घंटी बजाने वाले टन टनाटन गडकरी और आपके रूडी और आपके आरके सिंह बजा रहे हैं। अब ये जो वाली जो घंटी है ये कौन बजाए? पत्रकारों में तो हिम्मत है नहीं घंटी बजाने की। अब हम और आप बजाते रहते हैं तो पीछे से कोई फिर आ जाएगा। अब वो नौकरशाह भी कम सुन रहे हैं आजकल, क्योंकि वो भी तो अब मौसम विज्ञानी है ना, उनको भी लग गया है कि भाई आजकल थोड़ा सुनना धुनना कम करिए, पता नहीं कल को कुछ बदल जाए मामला। तो उसमें भी 2-3 खेमे बन गए हैं। एक तो क्रांतिकारी हैं, वो जान चुके हैं कि अब सरकार जाने के बाद हमें वीआरएस लेना पड़ेगा। दूसरे क्रांतिकारी ऐसे हैं कि भाई हमारी सरकार नौकरी बची हुई है, तो हो सकता है कोई सरकार बदले, उसमें नौकरी करनी पड़े, तो वो थोड़ा शांति बनाए रखें। तीसरे वाले ये हैं कि दे धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब संजय जी ये है कि अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है, मोदी जी चौतरफा घिर चुके हैं। अब गडकरी हो और चाहे कुछ हो, गडकरी जी मोर्चे पे लगे रहेंगे और गडकरी जी जैसे जैसे चोट खा के और जी थूक पीट के जैसे जैसे मजबूत होंगे, भाई देखिए जब घड़ा बनाते हैं आप, कुम्हार खूब पीटता है मिट्टी को थपकियों से, दे थपकी, लेकिन घड़ा बड़ा मजबूत निकलता है। तो गडकरी जी मजबूत हो रहे हैं और जो गडकरी जी के पीछे आने वाले हैं गदाधारी भीम, वो तैयार हैं गदा लेके वो भी कटाक से आ जाएंगे। तो अब इंतजार उस चीज का करिए कि जब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा और इनका विदाई समारोह हो। बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा संजय जोशी की तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। मुझे लगता है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।